हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और वहाँ पे मैंने आपको डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में बताया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आपको एक इम्यूनोलॉजिकल सिग्नलिंग पाथवे के बारे में भी बताया, जिसमें हम लोगों ने एनएफ कप्पा बी सिग्नलिंग पाथवे की स्टडी की। ठीक है, डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवे मैंने आपको टीजीएफ बीटा बताया था। ठीक है, और उसके बाद दो ऐसे डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवे बताए जहां पे यूबिक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन के थ्रू सिग्नलिंग हो रही थी। ठीक है, और इसीलिए मैंने इम्यूनोलॉजिकल सिग्नलिंग पाथवे जो था एनएफ कप्पा बी मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे, क्योंकि वहां पे भी यूबिक्विटिनाइलेशन का रोल था, इसलिए मैंने उसको वहां पे डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवे के साथ में ही आपको बता दिया, ताकि आपको को रिलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक और डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवे बचा हुआ है जिसके बारे में मैं डिस्कस अभी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दूं, ताकि जब मैं आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाऊं तो हमारे सारे डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवे यहाँ पे कवर रहेंगे, तो मुझे थोड़ा सा बताने में आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग जिस डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवे के बारे में बात करेंगे उसका नाम है डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे या नॉच डेल्टा सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, मैंने अभी तक आपको जितने भी सिग्नलिंग पाथवेज बताए वहां पे मैंने आपको जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया वो सभी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स थे। पहली बात तो ये थी, और दूसरी ज्यादा से ज्यादातर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मैंने आपको बताए वो सब के सब सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स थे। मतलब एक सेल उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट कर रही थी और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दूसरी सेल्स पे जाकर के बाइंड कर रहे थे जहां पे उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सेल सिग्नलिंग के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो एज ए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। मतलब वो मेम्ब्रेन की इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के फॉर्म में मेम्ब्रेन के या फिर सेल की सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और जब उन्हें सिग्नल मिलता है तो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के थ्रू वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों कंडीशन है, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के थ्रू वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन का क्लीवेज हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन वहां से निकलेगा वो जाकर के एक सिग्नल की तरह काम कर सकता है। ठीक है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि साइटोसॉलिक डोमेन का क्लीवेज हो और जो डोमेन वहां पे क्लीव हुआ वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करे और जा करके किसी जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करे। ठीक, दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोग नॉच डेल्टा सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे नॉच डेल्टा सिग्नलिंग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का साइटोसॉलिक डोमेन जब क्लीव होता है तो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। तो एग्जांपल के साथ आपको जस्ट मैं एक तरह से जो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज से जो हमारे सिग्नलिंग पाथवेज कंट्रोल होते हैं उनका एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और रिसेप्टर के बारे में जान लेते हैं कि इस सिग्नलिंग में कौन सा मॉलिक्यूल जो है जो सिग्नल की तरह काम करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल है जो लाइगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे आपको समझने वाली है वो ये है कि ये जो नॉच डेल्टा सिग्नलिंग है ये पूरा का पूरा सिग्नलिंग पाथवे कंट्रोल होता है कंट्रोल्ड बाय प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ प्रोटीन्स के प्रोटियोलिटिक क्लीवेज से कंट्रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे इस केस में अगर हम लोग डेल्टा नॉच सिग्नलिंग की बात करें तो इस केस में हमारा जो लाइगेंड मॉलिक्यूल जो है वो है डेल्टा। ठीक है, और जो हमारा रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, जो हमारा रिसेप्टर प्रोटीन है वो है नॉच। ठीक है, रिसेप्टर कौन है? नॉच। ठीक है, और ये दोनों ही, चाहे हम लोग डेल्टा की बात करें चाहे हम लोग नॉच की बात करें, ये दोनों ही सिंगल स्पैनिंग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। मतलब इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जिनके पास सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है या सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई।
ठीक, दूसरी बात यहाँ पे जो निकल करके हमारे सामने, अभी ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गई, इतनी बात आपके समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा मैंने कहा कि जो लाइगेंड है वो क्या है, डेल्टा। ठीक है, लाइगेंड डेल्टा है। अगर लाइगेंड डेल्टा है तो डेल्टा कहाँ पे पाया जाएगा, सिग्नलिंग सेल पे पाया जाएगा, सिग्नलिंग सेल पे पाया जाएगा। सिग्नलिंग सेल का मतलब ये है कि वो सेल जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में और पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि एक सेल सिग्नल प्रोड्यूस करती है और दूसरी सेल सिग्नल क्या करती है, उसको सेंस करती है। ठीक है, तो जिस सेल ने सिग्नल प्रोड्यूस किया उसको सिग्नलिंग सेल कहते हैं। ठीक है, और जो सेल उस सिग्नल को परसीव करती है उसको रिस्पॉन्डिंग सेल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डेल्टा है वो कहाँ पाया जाएगा, सिग्नलिंग सेल पे पाया जाएगा, क्योंकि ये लाइगेंड मॉलिक्यूल है। ठीक है, सिग्नल मॉलिक्यूल। और नॉच कहाँ पाया जाएगा, ये रिस्पॉन्डिंग सेल पे पाया जाएगा, रिस्पॉन्डिंग सेल पे पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही सेल्स एक दूसरे के नियर बाई होंगी, एडजेसेंट सेल्स होंगी, पास पास वाली सेल होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवे उस टाइम पे ऑपरेट होगा जब अभी इनिशियली एक जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनिशियली कहाँ से हुआ है, वो एक सिंगल सेल से हुआ है जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि जाइगोट से लेकर के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनता है, सब कुछ बताऊंगा। और कहाँ पे सिग्नलिंग ऑपरेट होती है, किस तरह से सिग्नलिंग सेल के फेट को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे बात यह है कि हमारा डेल्टा जो है वो लाइगेंड है और जो कि सिग्नलिंग सेल पे प्रेजेंट है, और हमारा नॉच जो है वो रिस्पॉन्डिंग सेल पे प्रेजेंट है, और ये रिसेप्टर है। ठीक है, और दोनों ही क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन कंटेनिंग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अब ये एडजेसेंट सेल पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी डेल्टा नॉच से बाइंड करेगा, ठीक है, जब कभी भी, अब मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको पहले पूरी सिग्नलिंग बता देता हूँ। ठीक है, जब कभी भी डेल्टा आएगा, डेल्टा जब नॉच से बाइंड करेगा, नॉच से बाइंड करेगा, ठीक है, नॉच से बाइंड करेगा, तो इस नॉच का क्या होगा, इस नॉच का 2 प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा। कितना प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा, 2 प्रोटियोलिटिक क्लीवेज, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा, 2 प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा। और इस 2 प्रोटियोलिटिक क्लीवेज की वजह से होगा क्या, जो इसका साइटोसॉलिक डोमेन होगा, साइटोसॉलिक डोमेन, साइटोसॉलिक डोमेन ऑफ नॉच रिलीज हो जाएगा। और ये रिलीज होकर के क्या करेगा, एक्स एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह ये फंक्शन करेगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, जब डेल्टा नॉच के साथ इंटरेक्ट करेगा, डेल्टा कहाँ है, सिग्नलिंग सेल पे है, नॉच कहाँ है, रिस्पॉन्डिंग सेल पे है, दोनों एक दूसरे के पास है, एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। जैसे ही डेल्टा और नॉच एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, नॉच का 2 प्रोटियोलिटिक क्लीवेज इवेंट होता है। कहाँ कहाँ पे होता है, अभी बताता हूँ मैं आपको, 2 जगह पे प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, और जब ये प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा तब क्या होगा, उस प्रोटियोलिटिक क्लीवेज का रिजल्ट ये होगा कि जो नॉच का साइटोसॉलिक डोमेन है वो क्लीव हो जाएगा, वो क्लीव होकर के एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करेगा, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेगा, ये जाकर के स्पेसिफिक जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के होता है डेल्टा नॉच सिग्नलिंग में। ठीक है, अब किस तरह से सिग्नलिंग ऑपरेट होती है थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा नॉच प्रोटीन के बारे में। डेल्टा तो लाइगेंड है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, सिंथेसाइज होगा सिग्नलिंग सेल में। ठीक है, लेकिन सिग्नलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, नॉच करेगा। ठीक है, तो नॉच प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। नॉच प्रोटीन, नॉच प्रोटीन, तो नॉच प्रोटीन जो होती है इसकी जो सिंथेसिस होती है वो एज ए मोनोमर होती है, सिंथेसाइज्ड एज मोनोमर, synthesized as monomer in endoplasmic reticulum,
मतलब ER बाउंड राइबोसोम पे सिंथेसाइज होंगे, ER की मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगी एक तरह की, ठीक है। ER में मोनोमर के फॉर्म में ये सिंथेसाइज हो जाएंगी, और ये भी प्रिकर्सर नॉच प्रोटीन है। ये क्या है? प्रिकर्सर नॉच प्रोटीन है, ठीक। अब ये जो हमारी मोनोमर सिंथेसाइज हुए, ये कहाँ जाएंगे? गाल्जी बॉडी में जाएंगे, गाल्जी बॉडी में जाएंगे। जैसे ही गाल्जी बॉडी में आएंगे, इनका क्या होगा? इनका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा। गाल्जी में क्या होगा? प्रोटियोलिटिक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक। इस प्रोटियोलिटिक क्लीवेज से क्या होगा? इसके दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक। इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ठीक। और दूसरा डोमेन जो होगा, उसके पास ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन भी होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन साइटोसोलिक डोमेन, दोनों ही चीजें दूसरे डोमेन के पास होंगी, साइटोसोलिक डोमेन, ठीक। तो ये जो हमारा क्लीव्ड नॉच बना हुआ है गाल्जी बॉडी में, इसी को हम लोग कहते हैं मैच्योर नॉच प्रोटीन, मैच्योर नॉच प्रोटीन। तो मैच्योर नॉच प्रोटीन जो बनेगी, वो एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटियोलिटिक क्लीवेज इन गाल्जी बॉडी। जब गाल्जी बॉडी में उसका क्या हो जाएगा? प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बन जाएगा, एक ट्रांसमेम्ब्रेन साइटोसोलिक डोमेन बन जाएगा। तो ये जो हमारी प्रोटीन बनी हुई है, ये क्या होगी? ये हमारी मैच्योर नॉच प्रोटीन होगी, ठीक है। मैच्योर नॉच प्रोटीन। अब यहाँ पे मैंने कहा कि इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है, लेकिन ये दोनों पार्ट आपस में एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों पार्ट आपस में एसोसिएटेड रहते हैं, कैसे एसोसिएटेड रहते हैं? दे आर एसोसिएटेड बाय नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस। नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन के थ्रू ये दोनों ही पार्ट आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारी नॉच प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, ठीक है। अब नॉच प्रोटीन रिस्पॉन्डिंग सेल पे है, और हमारी जो सिग्नलिंग सेल है उसके पास डेल्टा है। अब डेल्टा और नॉच का जब इंटरेक्शन होगा, तब क्या होगा? थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ, फिर हम लोग सिग्नलिंग प्रोसेस को आगे लेकर के चलते हैं। तो सिग्नलिंग पाथवे का जो लाइगेंड था, उसके बारे में पता चल गया, डेल्टा है, और हमारा जो रिसेप्टर था वो नॉच है। दोनों के बारे में हमको पता चल चुका है, एक सिग्नलिंग सेल पे प्रेजेंट है और दूसरा रिस्पॉन्डिंग सेल पे प्रेजेंट है। अब जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या होगा? सबसे पहली बात यहाँ पे होगा, जो डेल्टा का एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ डेल्टा, ठीक है, डेल्टा बाइंड्स विद एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ notch on the adjacent cell। मतलब उसके पास वाली जो सेल होगी, उसके पास जो नॉच का एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, उससे हमारा डेल्टा करके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस सेल के पास डेल्टा है, उसके पास नॉच भी होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे जो नॉच है, सिग्नलिंग सेल पे जो नॉच है, वो दूसरी किसी सेल से इंटरेक्ट करेगा, अपने ही डेल्टा से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब एक सेल का डेल्टा दूसरे सेल के नॉच से जाकर के इंटरेक्ट करेगा, अपने ही सेल के नॉच से कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे इंटरेक्ट हुआ, तो नॉच क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। अब क्या होगा? अब ये पूरा सिग्नलिंग पाथवे क्या होगा? एक्टिवेट होगा, ठीक। और जैसे ही सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होता है, तो हमारा नॉच प्रोटीन क्या होती है? जैसे ही एक्टिवेट होता है, नॉच प्रोटीन undergoes to proteolytic cleavage event,
ठीक, अगर मैंने जब आपको समरी बना के दिखाया था इस पूरे सिग्नलिंग पाथवे का, अगर याद हो आपको समरी, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब नॉच प्रोटीन एक्टिवेट हुई तो उसका 2 बार प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा। वही चीज सेम मैंने यहाँ पे लिखा है, जब डेल्टा नॉच से इंटरेक्ट कर गया तो क्या हो रहा है, नॉच प्रोटीन 2 प्रोटियोलिटिक क्लीवेज इवेंट से होकर के गुजरेगी। ठीक है, अब एक एक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज की हम लोग बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, ताकि आपको सारी चीजें रिटेन रहे कि कौन सी प्रोटीन आ रही है, कहाँ पे आ रही है और किस तरह से प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्लीवेज इवेंट की। फर्स्ट क्लीवेज इवेंट की, फर्स्ट क्लीवेज इवेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लीवेज इवेंट होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जो नॉच प्रोटीन है उसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन क्लीव होता है। ठीक है, सबसे पहला जो क्लीवेज इवेंट है वो। ठीक है, तो इस क्लीवेज इवेंट के दौरान क्या होगा, एक मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन फैमिली का एक एंजाइम है, उसको हम लोग कहते हैं MMP फैमिली, MMP फैमिली। इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीन या प्रोटीएज, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएज। ठीक है, इस मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएज फैमिली का एक मेंबर होता है जिसको कहा जाता है ADAM10। ठीक, ADAM10, सबसे पहले ADAM10 आएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये नॉच, जो हमारी नॉच प्रोटीन है उसके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन का क्लीवेज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और निकल के सामने आती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि जब डेल्टा आकर के नॉच से बाइंड कर जाएगा, कौन, जब डेल्टा आया और नॉच से बाइंड कर गया। ठीक, डेल्टा जब नॉच से बाइंड कर गया तब ADAM ने क्या किया, नॉच का क्लीवेज किया, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज किया। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक और बात सोचने वाली ये है कि जब हमारा डेल्टा नहीं अवेलेबल था, डेल्टा जब नहीं अवेलेबल था तब भी तो वहां पे ADAM प्रेजेंट रहा होगा मेम्ब्रेन में। ADAM तो कहीं नहीं गया रहा होगा, ADAM तो वही है जहां था। ठीक है, लेकिन अभी डेल्टा नहीं है, तो उस समय ADAM ने नॉच को क्यों नहीं क्लीव कर दिया। ठीक, उस समय नॉच का क्लीवेज क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये होता है कि जब डेल्टा नहीं था तब नॉच का कन्फॉर्मेशन जो था वो दूसरे तरीके का था। ठीक है, नॉच ने अपने आप को इस तरह से ऐसे कन्फॉर्मेशन में रखा था कि ADAM उसको सेंस ही नहीं कर पा रहा था, ADAM उसको सेंस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही डेल्टा आकर के नॉच से बाइंड करता है, ठीक, जैसे ही डेल्टा नॉच से बाइंड करता है तो वहां पे जो हमारी सिग्नलिंग सेल होती है वो क्या करने लगती है, वो डेल्टा प्रोटीन जो होती है उसकी इंडोसाइटोसिस स्टार्ट करा देती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही डेल्टा नॉच से आकर के इंटरेक्ट करता है तो जो सिग्नलिंग सेल होती है वो अपने डेल्टा की इंडोसाइटोसिस स्टार्ट करा देती है। ठीक है, अब जब इंडोसाइटोसिस होने लगी और डेल्टा खींचने लगा तब क्या होगा, जो नॉच प्रोटीन अपने अलग इस तरह के कन्फॉर्मेशन में थी, कुछ इस तरह का कन्फॉर्मेशन था। अब जब डेल्टा प्रोटीन नॉच प्रोटीन को खींच रही है इंडोसाइटोसिस के दौरान तो ये सीधी हो गई। ठीक है, अब जब ये सीधी हो गई तब ADAM इसको आसानी से सेंस कर पा रहा है, इसके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन को। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन का आसानी के साथ क्लीवेज कर सकता है, इसीलिए डेल्टा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी फॉर द फर्स्ट प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, तो पहला प्रोटियोलिटिक क्लीवेज कौन, ADAM10 करेगा, कहाँ पे करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ नॉच। ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ नॉच को कौन क्लीव करेगा, ADAM10। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन क्लीव हो गया तो ये डेल्टा से बाउंड रह जाएगा। ठीक है, उसको छोड़ेगा नहीं, डेल्टा से बाउंड रह जाएगा, और जब डेल्टा की इंडोसाइटोसिस हो रही होगी तो उसी के साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन भी इंडोसाइटोस हो जाएगा। ठीक है, और जब उसकी इंडोसाइटोसिस हो जाएगी तो वो सिग्नलिंग सेल में चला जाएगा और वहां पे जाकर के किससे टकराएगा, जो कुछ भी इंडोसाइटोज होकर के आता है वो किससे टकराता है, लाइसोसोम से टकराता है। मैंने आपको इंडोसाइटोसिस में बताया था। ठीक है, तो लाइसोसोम से जैसे उसकी मुलाकात होगी वो लाइसोसोम में डिग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोटियोलिटिक क्लीवेज इवेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक, अब हमारा आता है सेकंड प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। ठीक, दूसरा जो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो सेकंड प्रोटियोलिटिक
प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, सेकेंड प्रोटियोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं। सेकेंड प्रोटियोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, साइटोसोलिक डोमेन का क्लीवेज होता है। ठीक है, साइटोसोलिक डोमेन का क्लीवेज होता है और ये क्लीवेज करता है एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जिसके पास जो 4 प्रोटीन का बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है उसको कहा जाता है। ये सेकेंड प्रोटियोलिटिक क्लीवेज किसके द्वारा होता है, बाय गामा सिक्रेटेज। ठीक, गामा सिक्रेटेज क्या करता है, साइटोसोलिक डोमेन का, साइटोसोलिक डोमेन को क्लीव करता है और ये साइटोसोलिक डोमेन किसकी तरह काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह। और ये मूव कर जाता है कहां पर, ये मूव कर जाता है हमारा न्यूक्लियस में। ठीक है, ये न्यूक्लियस में चला जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में जा करके ये अपना ट्रांसक्रिप्शन की तरह काम करता, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है और किसी स्पेसिफिक जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होते हैं और क्लीवेज तभी होंगे जब डेल्टा आकर के वहां से बाइंड कर जाएगा। पहला कौन करेगा, ADAM करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे, और दूसरा कौन करेगा, गामा सिक्रेटेज करेगा। ठीक, तो गामा सिक्रेटेज मैंने आपको बताया कि 4 प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, जिनमें से पहली प्रोटीन जो होती है वो होती है प्रेसिनिलिन प्रोटीन। ये एक्चुअल प्रोटीएज का काम करती है, मतलब प्रोटियोलिटिक क्लीवेज कौन करेगा, प्रेसिनिलिन 1 सब यूनिट करेगी। ठीक, दो और सब यूनिट हैं AP11 और PEN2, ये इफिशिएंट बाइंडिंग को प्रमोट करती हैं। ठीक है, और एक और सब यूनिट है जो 4 सब यूनिट है, दैट इज द नाइकेस्ट्रिन सब यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब यूनिट है। ये सबसे पहले आकर के क्लीव्ड नॉच से इंटरेक्ट करती है, क्लीव्ड नॉच से, कभी भी ये प्योर नॉच से नहीं इंटरेक्ट करेगी। ठीक, इसका मतलब ADAM के थ्रू जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे क्लीवेज हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि नेकेस्ट्रिन वाली डोमेन जो है इस गामा सिक्रेटेज का, ये उस नॉच प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, इसीलिए जब डेल्टा आता है पहला क्लीवेज हो जाता है। अब क्लीव्ड नॉच जो प्रेजेंट है वहां से आकर के गामा सिक्रेटेज की ये 4th सब यूनिट जो है नाइकेस्ट्रिन डोमेन जो है उसका, वो आकर के उसको रिकॉग्नाइज करेगा और फिर फर्दर क्लीवेज को इनिशिएट करवाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये सारा क्लीवेज हो जाता है तो साइटोसोलिक डोमेन रिलीज होकर के कहाँ पहुंच जाता है, न्यूक्लियस में पहुंच जाता है और वो अपना काम करने लगता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डेल्टा नॉच सिग्नलिंग ऑपरेट होती है। मैंने बहुत शॉर्ट में और जितनी आपके काम की बातें थी सब कुछ लगभग इस लेक्चर में मैंने कवर कर लिया डेल्टा नॉच के बारे में। अगर आपको कुछ और चीज़ें इसके बारे में जानना है, आपने कभी पढ़ा हो, कुछ नई चीज़ आपको मिल गई हो, ना समझ में आई हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूकैरियोटिक सेल में जो नॉर्मल सिग्नलिंग पाथवेज थे, जो डेवलपमेंटल सिग्नलिंग पाथवेज थे, उसको हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपसे मिलूंगा तब मैं आपको थोड़ा सा कीमोटैक्सिस के बारे में बताऊंगा, बैक्टीरिया में किस तरह से सिग्नलिंग होती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आजकल वहां से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं और सिंपल से सवाल होते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग ये फिर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।